हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में कि कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, हॉट ब्रीज, कोल्ड ब्रीज, ये सब चीज़ें क्या होती है, तो इनको हम पढ़ेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने पार्ट 1 में कवर की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। करते हैं तो ये है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हम सभी ने देखा है कि जो फ्राइंग पैन होती है वो गर्म हो जाती है जब हम उसको एक किसी फ्लेम के ऊपर रखते हैं, आग के ऊपर रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट होती है वो फ्लेम से कढ़ाई की तरफ ट्रांसफर होती है। लेकिन जब उसी पैन को हम फायर से हटा देते हैं, ठीक है, तो फायर से हटा देते हैं तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये ठंडी भी हो जाती है। तो ये जो ठंडी होती है ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि जो हीट है वो पैन से आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसमें ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ पे इससे हमें क्या समझ में आता है? तो इससे हमें समझ में आता है कि दोनों ही केसेस में, जब हमने कढ़ाई को फ्लेम के ऊपर रखा था तब और जब हमने उसको उतारा तब, दोनों ही केसेस में क्या होता है कि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट यानी कि गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ फ्लो करती है ना। तो ये जो है ये सभी केसेस में होता है, इस केस में नहीं, ये सभी केसेस में ऐसा ही होता है कि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। ओके, इसमें पहली पूछ रही है कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है दो ऑब्जेक्ट का एक जैसा हो तो क्या हीट ट्रांसफर रुक जाएगा? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, तो ऐसे में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, नो हीट ट्रांसफर, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यानी कि उनका दोनों का टेम्परेचर जब तक बराबर रहेगा तब तक कोई भी हीट इधर से उधर नहीं जा सकती। अब चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो एक्टिविटी 3.6 की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, एक रॉड लेनी है। ठीक है, रॉड ले सकते हैं, कोई फ्लैट स्ट्रिप ले सकते हैं मेटल की, और वो किसी भी मेटल की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, आयरन की हो सकती है। अब उसमें हमें क्या करना है, छोटे छोटे स्मॉल वैक्स के पीस जो है वो रॉड पे चिपकाने हैं, है ना, यानी कि मोम के जो पीस हैं वो छोटे छोटे करके इस रॉड पे चिपकाने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये। ठीक, अब इस रॉड को जो है एक स्टैंड पे हमने क्लैंप कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे क्लैंप्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक एंड जो है वो हमने रॉड का ईंट के बीच में रख दिया। अब हमें दूसरे एंड को मोमबत्ती की हेल्प से जो है गर्म करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि ये जो पीस है, यानी कि ये जो मोमबत्ती के टुकड़े हैं, मोम के टुकड़े हैं, ये यहाँ पे गिरना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये यहाँ पे ऐसे गिरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला एंड जो है गर्म होगा, फिर हीट धीरे 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 पहले यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और अंत में ये एंड तक इस स्ट्रिप को गर्म कर देगी। और धीरे धीरे 1 बाई 1 करके ये सारे के सारे जो मोम के टुकड़े हैं वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जहां पे फ्लेम है ना, तो जहां पे फ्लेम है वो उसके नियरेस्ट वाला पार्ट सबसे पहले गर्म होगा, और फिर हीट जो है बाकी जो ठंडे पार्ट हैं, यानी कि जिनका टेम्परेचर अभी कम है, उधर की तरफ वो ट्रेवल करती चली जाएगी। ठीक है, और एक एक करके सारे मोम के टुकड़े जो हैं मेटल की स्ट्रिप से छूट के नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। यानी कि कंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, यानी कि गर्म साइड से ठंडी साइड तक जब हीट ट्रांसफर होती है 1 बाई 1 करके, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। यानी कि अगर हम बात करें, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो ये जो मेटल है ना, तो मेटल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल 1 बाई 1 करके एक दूसरे को गर्म करते चले जाते हैं, और ऐसे करके ये पूरी रॉड को गर्म कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। तो ये जो है कंडक्शन, ये सॉलिड्स में ही होता है। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सभी सॉलिड्स में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, तो सॉलिड्स में बेसिकली हीट ट्रांसफर जब होती है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं, लेकिन ये सभी सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जहां पे हीट इजीली ट्रांसफर नहीं होती है। तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमने देखा है कि जो मेटालिक पैन होती है, लोहे की कढ़ाई होती है जो कुकिंग के लिए हम यूज करते हैं, उसमें अगर एक प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल है तो उसको क्या हम आसानी से उठा सकते हैं?
उसको हैंडल को पकड़ के, तो यस इसका आंसर है यस। तो ये ऐसा क्यों होता है कि मेटल जो है, लोहा जो है गर्म हो जाता है, लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक जल्दी से गर्म नहीं होते? तो इसका आंसर भी यही है कि लकड़ी और प्लास्टिक दोनों ही इंसुलेटर है, यानी कि उनमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है, इसलिए वो दोनों के दोनों गर्म नहीं होते। इसको हम एक्टिविटी 3.7 की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटी कढ़ाई में हमें क्या करना है, एक पानी गर्म करना है, या फिर उसको हम बीकर में भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स लेने हैं, जैसे कि चम्मच हो गई, स्टील की चम्मच हो गई, प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेंसिल हो गई और एक डिवाइडर हो गया। ठीक है, तो इनको क्या करना है, 1 बाय 1 करके इन सभी को हमें गर्म पानी में डुबाना है और कुछ टाइम के लिए वेट करना है। तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। जैसे कि स्टील की स्पून है, स्टील की जो चम्मच है वो मेटल की होती है, मेटल की होती है, तो इसका जो दूसरा एंड है, यानी कि एक एंड तो पानी में होगा, दूसरा एंड जो है क्या वो गर्म होता है? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, अब बात करें प्लास्टिक का जो स्केल होता है, स्केल की, तो ये किससे बना होता है? ये प्लास्टिक से बना होता है। तो इसका जो बाहर वाला एंड है, जो पानी के बाहर होता है, तो क्या वो गर्म होता है? तो इसका आंसर है नो। तो ये यस और नो हमारे लिए क्यों आ रहा है यहाँ पे? तो यस उन केसेस में आएगा जहां पे जो आर्टिकल है वो मेटल का होगा, और जहां पे ये आर्टिकल नॉन मेटल का होगा, जैसे कि प्लास्टिक या बोर्ड, वहां पे ये नो आएगा, है ना। नो मीन्स की हीट वहां पे कंडक्ट नहीं हो रही है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे इंसुलेटर और कंडक्टर की डेफिनेशन दे रखी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, है ना। तो इजीली मीन्स ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी के सभी मेटल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो कि हीट को इजीली पास होने से रोकते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर्स को हम क्या क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो हवा है, जो पानी है, ये भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, तो फिर हीट इनमें कैसे ट्रांसफर होती है? ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें एक्टिविटी 3.8 को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक हमें राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। ठीक है, या फिर उसकी जगह हम बीकर भी यूज कर सकते हैं। इसको 2/3 लेवल तक पानी से भरना है, फिर इसको एक ट्राइपॉड पे रख देना है, और ट्राइपॉड मतलब कि 3 पैर वाला जो स्टैंड होता है, और फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है यहाँ पे कि जो फ्लास्क है उसको ऐसे रखना है कि इसके नीचे हम आग जला के कैंडल से या किसी और चीज से इसको गर्म कर सकें। फिर हमें इंतजार करना है जब तक कि जो फ्लास्क का जो वाटर है वो अच्छे से रुक ना जाए, है ना। फिर इसमें क्या करना है, एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल इसके अंदर डालना है, बॉटम मतलब फ्लास्क के बॉटम में डालना है एक स्ट्रॉ से, यानी कि पानी हिलना नहीं चाहिए, बड़े ही आराम से डालना है। फिर पानी को हमें गर्म करना है इसके नीचे कैंडल जला के, ओके, जहां पे क्रिस्टल पानी के अंदर पड़ा हुआ है। तो बच्चों ये पोटेशियम परमैंगनेट का काम क्या है यहाँ पे? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कलरफुल होता है ना। तो वो थोड़ा सा वो डार्क पिंक कलर का होता है, वॉयलेट कलर उसको बोल सकते हैं। तो उस तरीके का वो होता है। तो उसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि पानी गर्म हो रहा है तो उसके वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें तो हमें पता चलेगा नहीं, इसलिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट के यहाँ पे क्रिस्टल्स यूज किए हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो फ्लेम के पास वाला पानी है वो गर्म होता है। ठीक है, तो ये गर्म पानी फिर ऊपर की तरफ उठने लगता है, और जो ऊपर वाला ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो ये जो नीचे की तरफ पानी आता है ये भी फिर गर्म हो जाता है और ये भी उठने लगता है, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है चलने लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जैसे जैसे पानी ऊपर से नीचे जाएगा तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है ये भी मूव करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये पानी के पार्टिकल जो है नीचे जहां पे हीट है वहां से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और फिर जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो वापस से नीचे आ रहे हैं इस तरीके से। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि पूरे पानी का जो है टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, है ना। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ओके, आई होप आपको कन्वेक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, यानी कि जो हीट है वो हवा में कैसे ट्रेवल करती है और कौन सी डायरेक्शन में धुआं जाता है, ये कैसे पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिर से एक्टिविटी 3.9 की तरफ जाना पड़ेगा। उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो हवा है, हीट सोर्स के पास वाली जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और उठने लगती है, यानी कि वो लोअर लेवल पे है तो वो उठने लगती है। फिर उसकी जगह जो हैवी एयर है, यानी कि जो ठंडी हवा है, वो
वहां से नीचे की तरफ आती है और ये गर्म हवा ऊपर जाती है, तो ये होता है, ठीक है। तो इस इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, है ना। तो जैसे पानी में हो रहा था कि पानी के पार्टिकल जो है फ्लेम के पास से ऊपर की तरफ जा रहे थे और जो ठंडे पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आ रहे थे और ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो वैसा ही कुछ हवा में भी होता है। लेकिन इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्टिविटी 3.9 को समझना पड़ेगा। तो एक्टिविटी 3.9 में क्या है, एक कैंडल जलानी है हमें, ठीक है। उसके बाद एक हाथ जो है कैंडल के एक साइड में रखना है और दूसरा जो है फ्लेम की साइड में रखना है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो हमारा हाथ है क्या वो दोनों साइड से इक्वली गर्म हो रहे हैं, दोनों के दोनों हाथ, एक हमने साइड में रखा हुआ है और एक फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या दोनों हाथों में एक जैसी गर्मी फील हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है, तो कौन सा हाथ ज्यादा गर्म होता है और क्यों, ठीक है। तो इसके लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं, यहाँ पे ये फिगर जो दिख रही है, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि हाथ जो है ज्यादा पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा, ठीक है। तो साइड वाला हाथ जब आप नोटिस करोगे तो ये साइड वाला जो हाथ है ये जल्दी से गर्म नहीं होगा, लेकिन ये ऊपर वाला जो हाथ है ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि जो हाथ ऊपर की तरफ है ना, तो टुवर्ड्स द टॉप द एयर जो है हवा वो जल्दी गर्म होती है, कन्वेक्शन से गर्म होती है, इसलिए हमारा जो कैंडल के फ्लेम के ऊपर जो हाथ है उसको गर्म फील होता है, जबकि जो साइड वाला है, ठीक है, तो वहां पे उतना कन्वेक्शन नहीं है और वहां पे जो हवा है वो इतनी गर्म नहीं लगती जितनी कि ऊपर वाले हाथ को लगती है, ठीक है। अब इसको एक कॉन्सेप्ट को सी ब्रीज की कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, यानी कि समुद्री इलाकों में जो लोग रहते हैं, समुद्र के आसपास वाले एरियाज में, तो उनको क्या होता है ना, तो वो एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन उनको वो डेली एक्सपीरियंस करते हैं। तो दिन में क्या होता है, जो जमीन है वो सूरज की गर्मी से जल्दी गर्म होती है ना, पानी से जल्दी गर्म होती है, तो जो वहां की हवा है ना, तो वो भी जल्दी गर्म होगी। तो जो लैंड की एयर है वो जल्दी गर्म होती है और वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब वो जैसे ही ऊपर उठती है तो नीचे जगह खाली होती है, तो वहां पे भी कोई हवा आएगी, तो कम टेम्परेचर वाली हवा जो कि समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ यानी कि लैंड की तरफ चलती है वो इसकी जगह ले लेती है, यानी कि समुद्र से जमीन की तरफ किनारे की तरफ जो हवा आती है वो इसकी जगह ले लेती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। अब ओके, तो अब रात में क्या होता है, रात में जस्ट इसका एग्जैक्टली रिवर्स होता है। तो रात में होता क्या है, जो पानी है वो ज्यादा धीरे धीरे से ठंडा होता है, जमीन जल्दी ठंडी होती है, जैसे ही सूरज छिपता है वैसे ही जो लैंड है वो जल्दी ठंडी होती है, लेकिन पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो जमीन के पास वाली हवा है वो ठंडी हो जाती है और जो समुद्र के ऊपर वाली हवा है वो गर्म रहती है। तो जो समुद्र से आने वाली हवा है उसको सी ब्रीज बोलते हैं, और जो जमीन से समुद्र की तरफ जाने वाली है यानी कि किनारे से समुद्र की तरफ जाने वाली है उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझना है तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, ये हमारे सूर्य देवता है यहाँ पे, ठीक है। ये इधर भी बराबर पड़ते हैं, इधर भी बराबर पड़ते हैं, लेकिन जो जमीन है वो जल्दी गर्म होती है, तो जमीन की जो हवा है, लैंड की जो हवा है वो ऊपर उठती है और उसकी जगह जो है समुद्र की ठंडी हवा ले लेती है। इसको बोलते हैं सी ब्रीज, है ना। तो ये डे टाइम में होता है, लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है कि जो पानी दिन में गर्म हुआ था वो कम स्पीड से ठंडा होता है, जमीन जो है ज्यादा जल्दी ठंडी होती है, तो इसकी जो जमीन की ठंडी हवा है अब वो इधर से इधर की तरफ जाती है ना। तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। ओके ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेडिएशन की, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेडिएशन की। तो जब हम गर्मियों में या फिर सर्दियों में भी धूप में आते हैं तो हमें थोड़ा सा वार्म फील होता है। तो ये जो गर्मी है, ये जो हीट है, ये सन से जो आती है, सूरज की जो हीट है, ये हम तक पहुंचती कैसे है, यानी कि ये कंडक्शन या कन्वेक्शन से तो नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कोई भी मीडियम नहीं है। सूरज बहुत दूर है, हमारी जो पृथ्वी की जो सराउंडिंग्स है वो कुछ किलोमीटर्स तक है, लेकिन सूरज जो है लाखों करोड़ों किलोमीटर्स दूर है, तो वहां कोई मीडियम नहीं है, कोई हवा नहीं है। तो फिर ये बिना मीडियम के हीट जो ट्रेवल करती है वो यहाँ तक कैसे आती है ना। यानी कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, हाँ, तो इसको यहां से भी देख सकते हैं कि तीनों जो हीट ट्रांसफर मोड हैं वो एक ही डायग्राम से समझे जा सकते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पे सपोज मैंने जो है गैस चलाया, अब गैस पे ये मैंने नहीं रखा, यानी कि जो मेरा बर्तन है वो मैंने गैस पे नहीं रखा पानी गर्म करने के लिए। अब इसमें जो फ्लेम है ये इसको जो टच कर रही है ना, तो फ्लेम जब इसको टच कर रही है तो यहाँ पे ये पानी जो है उबल रहा है, तो नीचे का जो गर्म पानी वो ऊपर जा रहा है और गर्म ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आ रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। साथ ही साथ इसकी वजह से जो इसका हैंडल है, अगर ये मेटल का है, इस पे कुछ नहीं चढ़ा है, तो अगर ये गर्म हो रहा है ना, यानी कि गर्म बर्तन की वजह से उसका हैंडल भी अगर गर्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन, है ना। और अगर हम गैस के पास अपना हाथ सेके तो दूर से ही हमें जो हीट फील होती है, तो वो किसकी वजह से फील होती है, वो होती है रेडिएशन की वजह से।
ओके। तो यहाँ पे तो जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हम ऐसा तो नहीं है कि रूम हीटर के ऊपर बैठ जाते हैं गर्मी लेने के लिए, उसके दूर ही बैठते हैं, बिल्कुल पास तो नहीं बैठते। तो इसमें जो हीट हमें मिलती है तो वो हीट हमें रेडिएशन की हेल्प से ही मिलती है। ओके। तो यहाँ पे जैसे एक गर्म बर्तन है तो गर्म बर्तन भी दूर रखा होता है फ्लेम से, और अगर वो ठंडा हो रहा है तो ठंडा होने के लिए जो हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें कोई टच नहीं है, यानी कि बर्तन किसी मीडियम से टच नहीं है, तो उसमें भी जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो भी रेडिएशन की वजह से हो रहा है। हमारी जो बॉडी है वो भी सराउंडिंग्स को हीट देती है, ठीक है, और रेडिएशन की हेल्प से हीट लेती भी है। सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है तो हम धूप में चले जाते हैं तो धूप में हमारा शरीर गर्म हो जाता है, तो ये हीट आती कहां से, तो ये आती है रेडिएशन से। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं, जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं, है ना, ये तो ये हीट रेडिएट करती हैं। when this heat falls on some object, a part of it is reflected and part is absorbed and a part may be transmitted also। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हीट जो है बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ हीट को जो है बॉडी वापस भेज देती है। तो जो ओवरऑल टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट का वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उस वाले पार्ट की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन दी सन, यानी कि तुम धूप में बाहर जब जाते हो तो तुम्हें छाता यूज करने को क्यों कहा जाता है। तो इसका रीजन भी यही है कि रेडिएशन से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, जो कि हमें रेडिएशन की वजह से मिलती है। ओके। अब क्वेश्चन उठता है कि सर्दियों में और गर्मियों में हम कौन कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि गर्मियों में हम लाइट कलर्ड के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में यूजुअली हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसको जानने की कोशिश करते हैं एक्टिविटी 3.10 की हेल्प से। तो यहाँ पे हमें दो एक जैसी टिन की कैन लेनी है। ठीक है, एक का हमने आउटर सरफेस जो है ब्लैक कर दिया है और दूसरे का जो है व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, अब उनमें क्या करना है, मान लिया कि 1 लीटर पानी दोनों में डालना है, 1-1 लीटर, तो दोनों में डाल दिया और उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मिड डे की जो दोपहर की जो गर्मी होती है उसमें 1 घंटे के लिए उसको छोड़ते हैं। उसके बाद दोनों का अगर हम टेम्परेचर देखें तो जो व्हाइट वाला है उसका टेम्परेचर कम होगा और जो ब्लैक वाला है उसमें जो पानी है उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो हीट को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जबकि जो लाइटर कलर की जो बॉडी होती है वो हीट को कम अट्रैक्ट करती है। यही रीजन है कि सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें हमें कम गर्मी फील होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा जो एक्टिविटी 3.11 है, इसमें भी हमें यही बताया गया है कि जो डार्क सरफेस होते हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो लाइट कलर्ड क्लोथ होते हैं वो ज्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमें वो गर्मी से बचाते हैं। इसलिए हमें इन कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है गर्मियों में पहनने में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म एंड इन विंटर। तो होता क्या है, सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स यूज करते हैं, तो वूल जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, यानी कि हीट इसमें अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाती। लेकिन होती क्या है कि जो हवा है वो वूल के जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में फंस जाती है ना, ट्रैप हो जाती है। तो ये जो हवा है, क्योंकि ये भी हीट की अच्छी कंडक्टर नहीं है, तो ये हमारे आसपास की जो हीट है और जो हमारी बॉडी की हीट है उन दोनों को आपस में ट्रांसफर होने से रोकती है। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी की जो हीट है वो ज्यादा होती है, तो उस हीट को ये बाहर जाने नहीं देती है जो हवा है, और इसी वजह से ऊनी कपड़ों में हमें अच्छा फील होता है, सर्दियों में गर्म लगता है। ठीक है, अब मान लिया आपको बोला जाए कि आपको एक मोटा कंबल यूज करना है या फिर 2 पतले कंबल यूज करने हैं जो कि आपस में जोड़ दिए गए हैं। सर्दियों में अगर आपको ऐसा करना है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए कि जो 2 पतले कंबल है मैं उनको लेना पसंद करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 पतले कंबल जो हैं उनके बीच में एक एयर की लेयर भी रहेगी, तो ये हमें हमारी जो बॉडी की हीट है इसको बाहर निकलने से बचाएगी। ठीक है, बाहर निकलने से बचाएगी, तो उसमें हमें ज्यादा गर्मी फील होगी और वो हमें ठंड से बचाने का काम भी करेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या सीखा है, तो हमने यहाँ पे सीखा है कि जो हमारी सेंस ऑफ टच है वो हमेशा रिलायबल नहीं होती है, यानी कि टेम्परेचर को फील करने के लिए टेम्परेचर क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि टेम्परेचर क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा ठंडा है या कितना गर्म है वो हमें टेम्परेचर से पता चलता है। थर्मोमीटर क्या है, ये एक डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को मेजर करती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी जो रेंज है वो इतनी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज -10 to 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब हमने पढ़ा है इसमें। उसके बाद हमने पढ़ा हीट ट्रांसफर में कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है ना। 3 तरीके होते हैं हीट के,
कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों पढ़े। सॉलिड्स में बेसिकली कंडक्शन होता है, लिक्विड्स में जो है कन्वेक्शन होता है, और जहां पे कोई मीडियम ना हो वहां पे रेडिएशन होता है, ठीक है। फिर हमने बात करी जो मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट को इजीली अलाउ करते हैं पास करने के लिए, तो उनको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। फिर ऐसे मटेरियल्स हमने पढ़े जो कि ऐसा नहीं करते, उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। फिर हमने लास्ट में ये पढ़ा कि जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से सर्दियों में डार्क कलर के कपड़ों को पहना जाता है, ना कि लाइट कलर के कपड़ों को, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद वुलन क्लॉथ जो कि लास्ट टॉपिक था, उसमें हमने पढ़ा कि वो हमें गर्मियों में इसलिए सर्दियों में इसलिए गर्म रखते हैं क्योंकि वो जो है हवा को ट्रैप कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाती। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।